हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का फोर्थ लेसन, जिसका नाम एग्रीकल्चर यानी कृषि है, उसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर की बात करें तो यह जो है हमारे कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या कहें कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी जो कृषि है वह जो है हमारे देश में एक अपना इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की या कहें कि इंडिया की 2/3, ठीक है ना, यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वह इस एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, या कहें कि इस कृषि कार्य से, एग्रीकल्चर कार्यों से संलग्न है। इस एग्रीकल्चर की बात करें तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। यह हमें दो चीजें, पहला फूड्स यानी खाद्यान्न की प्राप्ति कराता है, फूड्स, और दूसरा रॉ मटेरियल यानी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, सामान्यतः इसका परिचय है कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे कंट्री का। ये 2/3 पॉपुलेशन, जो 2/3 पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कार्यों से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर वर्क से जुड़ी हुई है। यह जो है प्राइमरी सेक्टर का एक क्षेत्रक है या क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर आती है। और ये हमें दो चीजें, खाद्यान्न यानी फूड्स एंड ग्रेन कर दें, और एंड रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल को उपलब्ध कराता है। तो चलते हैं एग्रीकल्चर के प्रकार। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो कितने प्रकार से की जाती है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग यानी कृषि के प्रकार। तो टाइप ऑफ फार्मिंग यानी कृषि के प्रकार हैं, कैसे या कितने प्रकार से कृषि होती है। तो एक प्रकार से हमारे कंट्री में बहुत प्राचीन काल से यानी ओल्ड पीरियड से ही एग्रीकल्चर्स किया जा रहा है, और समय समय पर इसके एग्रीकल्चर्स के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है, या समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे। तो इस आधार पर हम जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स हैं या एग्रीकल्चर्स के प्रकार हैं, उन्हें हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रारंभिक जीविका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी फर्स्ट नंबर पर है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी इसकी बात करें तो प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्रिमिटिव सब्सटेंस प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग। तो इसको कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग। हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं, या किस प्रकार की कृषि को हम लोग प्राइमेटिव सब्सिटेंस फार्मिंग कहते हैं। तो ऐसी कृषि जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीविका निर्वाह के लिए, यानी अपने जीवन यापन के लिए जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। ओके, इसकी पहली विशेषता है, इसके टाइप देख लें कि यह एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो जो टूल्स इसमें प्रयोग होते हैं, उनमें अगर कहें तो पहला काम, ऐसी कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, यानी जो
लैंड के छोटे स्मॉल पार्ट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल लैंड पार्ट्स पर यह कृषि की जाती है। और दूसरी चीज ये भी समझना है कि ये जो भूमि के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जब इनकी फर्टिलिटी उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो हम इस भूमि को छोड़कर एक नए भूमि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग स्थानांतरण कृषि यानी ट्रांसफॉर्मेशन कृषि के एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यानी हम जमीन को ट्रांसफर कर देंगे, नई जमीन को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। दूसरा, इसमें जो टूल्स प्रयोग होते हैं उसमें एक पहला जो है उसका नाम है होए, मतलब कि होए क्या है, लकड़ी का हल, लकड़ी के हल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डाव, डाव क्या है, एक तलवार आदि की तरह एक लोहे का औजार है जो भूमि को तोड़ने का काम करता है, यानी खुदाई करने के लिए एक प्रकार से औजार है जिसे हम लोग ड्रिलिंग स्टिक भी कह सकते हैं। तो ड्रिलिंग स्टिक जैसे एक लोहे के औजार का प्रयोग किया जाता है। चौथा, जीविका निर्वाह कृषि जो होती है यानी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, उसमें एक परिवार यानी कि समुदाय या परिवार के लोगों द्वारा श्रम किया जाता है, जो लेबर वर्क किया जाता है वो लेबर वर्क एक ट्राइब्स कह दें, कबीला या कबीले के द्वारा या एक फैमिली के द्वारा या कहें एक कम्युनिटी के द्वारा वर्क किया जाता है या लेबर वर्क किया जाता है। यह जो एग्रीकल्चर है यह पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है, यानी जो मानसूनी वर्षा है, मानसूनी रैन है, उस मानसूनी रैन पर निर्भर होती है। डी नंबर, या इस एग्रीकल्चर्स में किसी प्रकार के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यानी कि प्राकृतिक उर्वरक के आधार पर इसमें कृषि की जाती है। इसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर्स का मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग नहीं होता, बल्कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है। और जब उस लैंड के नेचुरल फर्टिलाइजर्स समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो हम अपना लैंड ही ट्रांसफरेट कर लेते हैं, नए भूमि पर कृषि करने चले जाते हैं। ठीक है ना। तो जो भूमि का चेंज करना है उसे हम एक नए नाम से भी जानते हैं। जब हम एक भूमि को छोड़कर नए भूमि पर कृषि करने जाते हैं तो उसे हम लोग स्लैश एंड बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न यानी कर्तन दहन प्रणाली। क्या कहते हैं इसे? कर्तन दहन प्रणाली। यानी जब एक स्थान का भूभाग अनउपजाऊ हो जाता है, अनफर्टिलाइजर हो जाता है, तो हम दूसरे स्थान के भूमि को सिलेक्ट करते हैं। इस भूमि के जो वन है, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको हम क्या करते हैं? स्लैश करते हैं और बर्न करते हैं, काटते और जलाते हैं। कर्तन काटना, दहन जलाना। तो फिर इस भूमि को हम लोग क्या करते हैं? फार्मिंग के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सी? वही प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के लिए। तो इस कृषि को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है स्लैश एंड बर्न, इसे फॉरेन स्थानों पर या विश्व में और भारत के अन्य स्टेटों पर इसे भिन्न भिन्न डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो उनके हम नाम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको, ये याद रखना है, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसमें ना तो किसी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ना ही किसी आधुनिक तकनीक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फर्टिलाइजर्स या हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं
स्लैश एंड बर्न प्रणाली को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर इसे किस नाम से जानते हैं। तो मिल्पा, मिल्पा, मिल्पा इनको कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एवं सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका में इस एग्रीकल्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। सेकंड है कोनुको, क्या कहते हैं इसे? कोनुको, कोनुको। हम इस प्रणाली को वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? कोनुको। ओके। तीसरा है रोका, ठीक है ना? रोका, तो हम लोग इसे कहां पर रोका? ब्राजील, ब्राजील कंट्री में इस एग्रीकल्चर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? रोका। अगला है मासोले, देखते चलते हैं। मासोले यानी कि जो ये मासोले है इसे हम लोग सेंट्रल अफ्रीका यानी कि मध्य अफ्रीका में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? मासोले के नाम से जानते हैं। अब आगे आएगा लदान, है क्या? लदान, हम लोग इसे लदांग कहाँ कहते हैं? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में हम लोग इसे लदांग के नाम से जानते हैं। इस एग्रीकल्चर सिस्टम को हम लोग इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। अगला रे है, और रे हम इसे कहाँ कहते हैं? वियतनाम, जो वियतनाम है वहां पर इसे रे के नाम से जाना जाता है। हो गए, ये फॉरेन कंट्रीज थे जहां पर इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। अब हम लोग चलते हैं भारत में, देखते हैं कि भारत में इस प्रणाली को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसका इंडिया में सबसे इसका प्रचलित नाम है उसे हम लोग झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे प्रचलित जो नाम है उसे हम लोग झूम कहते हैं, यानी इसे हम लोग झूमिंग फार्मिंग कहते हैं। और ये कहाँ होती है? ये हमारे नॉर्थ यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, मुख्यतः 4 स्टेट असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन 4 स्थानों पर देखें तो हम लोग इसे झूमिंग या झूम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है पामलू। क्या नाम है? पामलू। इसे पामलू कहाँ कहा जाएगा? पामलू के नाम से हम लोग इसे मणिपुर, मणिपुर में हम लोग इसे पामलू के नाम से जानते हैं। अगला दीपा, दीपा की बात करेंगे तो इसके लिए अगर कहें तो बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, यानी बस्तर कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां पर इसे दीपा कहते हैं। और जो हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर इस एग्रीकल्चर को हम लोग दीपा के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत है। नेक्स्ट है वेबर या दहिया, दहिया आब्लिक वेबर, यानी इसे अगर कहें तो दहिया आब्लिक वेबर। दहिया या वेबर की बात करें तो दहिया या वेबर के नाम से इस प्रणाली को हम लोग एमपी यानी जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग दहिया या वेबर के नाम से जानते हैं। अगला पोंडू या पेंडा, पोंडू या पेंडा।
तो इस नाम से अगर हम कहें तो पोंडू या पेंडा, इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इसे? आंध्र प्रदेश में इस प्रणाली को पोंडू या पेंडा के नाम से जानते हैं। अगला पामाडाबी, पामाडाबी, कामा कोमान, कोमान और बारीगा, कोमान व बारीगा, ठीक है ना। तो यहां देखें पामाडाबी, कोमान और बारीगा, इन नामों की बात करें तो इससे उड़ीसा में इन 3 नामों से जाना जाता है। कहाँ? उड़ीसा में इस 3 नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पामाडाबी के बाद आते हैं कुमारी। कुमारी की बात करें तो इससे हम लोग कुमारी के नाम से वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट क्षेत्र पर, जो पश्चिमी घाट श्रेणी है उस श्रेणी पे जहां पर ये कृषि की जाती है उसे हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। अगला वालरे या वाल्टरे, वाल्टरे, तो इसकी बात करें तो ये वालरे और वाल्टरे की बात करें, वालरे और वाल्टरे की बात करेंगे तो वाले और वाल्टरे इसे हम साउथ ईस्टर्न राजस्थान यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे हम लोग वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं। और अंतिम देखें तो कुरुबा, कुरुबा, ठीक है ना। अब कुरुबा, कुरुबा का, अब इसे कुरुबा की बात करें तो इसे हम लोग झारखंड में कुरुबा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी उसकी हमने विशेषता बताई कि किसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस कृषि का दूसरा नाम हमने बताया कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न प्रणाली सिस्टम। तीसरा नाम हमने बताया स्थानांतरण कृषि यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन कृषि है। और चौथा जो भारत में प्रचलित नाम है उसे हम झूम या झूमिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने बताया कि भारत के अदर स्टेट पर अलग अलग स्थानों पर किस नाम से जानते हैं और विश्व के अलग अलग स्थानों पर इस फार्मिंग सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो सेकंड नंबर होगा इस एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स का वो नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे।